प्रिय विद्यार्थी, आज के इस क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग विचार किया जाएगा जीन रेगुलेशन टॉपिक पे। यह 3 टर्म पढ़ना है हम लोग को। आज हम लोग इसकी सामान्य जानकारी हासिल करेंगे। जीन रेगुलेशन का क्या मतलब है, पहले इतना ही हम लोग समझें। देखिए, एक कैरेक्टर कोडेड फॉर्म में, कूट भाषा में, जीन के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड के नंबर और सीक्वेंस होते हैं, नाइट्रोजिनस बेस के नंबर और सीक्वेंस, उसमें समाहित होता है। अब जरा कल्पना करिए कि नेल का प्रोटीन उंगलियों और अंगूठे के पास बनना है, और किसी दूसरे जगह का हेयर का प्रोटीन कहाँ बनना है उसका स्थान तय है। इंसुलिन कहाँ बनना है उसका स्थान तय है। पर क्या इन सभी सेल में क्रोमोसोम और जीन की संख्या में कोई फर्क है क्या? तो जवाब है कि नहीं। ये सब माइटोटिक सेल हैं, सब में सारे क्रोमोसोम और सभी जीन उपस्थित हैं। जिस जीन से नेल का प्रोटीन बनता होगा वह आँख में भी उपस्थित है, हाथ में भी उपस्थित है, पर वह कहाँ बनेगा यह कैसे निर्धारित होता है? तो इसका मतलब कि पूरे शरीर में जीन तो वो सब उपलब्ध हैं हर सेल में, लेकिन कौन कहाँ पर एक्टिव होगा यह भी तय है। तो कौन और कैसे इस बात को निर्धारित करता है कि कौन सा जीन कब एक्शन में आ जाएगा और कब तक वो साइलेंट बैठा रहेगा? अच्छा, एक आप लोग फोटोपीरियडिज्म की घटना पढ़ते हैं। वेजिटेटिव फेज से सीधे फ्लावरिंग वहाँ पे होने लगेगा, तो कब वह फ्लावरिंग में कन्वर्ट हो जाएगा? उसके भी जीन तो हर जगह थे, पर कब और क्यों कोई जीन एक्टिव हुआ और वो फ्लावर बनाना भी शुरू कर दिया? तो अपने जीवन काल के किसी विशेष समय में कोई जीन एक्टिव हो जा रहा है और कोई जीन डिफरेंट स्थान पर ही एक्टिव हो रहा है। इसी तरह फूल बनाने के जीन जड़ में भी होंगे, पर वहाँ वो नहीं एक्टिव हो रहे हैं। और जब छोटा पौधा है, वेजिटेटिव स्टेज में है, तब वहाँ पर फ्लावरिंग के जीन नहीं एक्टिव हो रहे हैं। तो इसका मतलब छोटा में यह है कि जीन रेगुलेशन है बहुत गंभीर और वेरी फैसिनेटिंग टॉपिक। कौन जीन कब और कहाँ एक्टिव होगा, इसी को जीन रेगुलेशन कहा जा सकता है। उस मैकेनिज्म से जिसे इस बात को रेगुलेट किया जाएगा उसे जीन रेगुलेशन कहेंगे। अच्छा, जीन रेगुलेट होता है, एक जीन एक्टिव है कि नहीं, यह और कैसे वो एक्टिव होगा, कैसे इनएक्टिव हो जाएगा, यह बात अनेक स्टिमुली के द्वारा भी निर्धारित होते हैं। अभी हमने फोटोपीरियडिज्म की बात करी, ठीक है, कि लाइट ए सर्टेन ड्यूरेशन ऑफ लाइट एक एकदम से एक्सटर्नल स्टिमुलस है और उसको प्लांट रिकॉग्नाइज करता है, और विथ ए ब्रीफ गैप कोई जीन जो फ्लोरिजेन बनाए वह एक्टिव हो जाता है, और 2-3 साइकिल जब उसकी नॉर्मल चल पड़ती है तो फिर वह अपने उस स्टेट में आगे बढ़ता जाता है।
तो देखिए ये जो लाइट का जीन के एक्टिवेशन में योगदान रहा फ्लावरिंग के संदर्भ में, तो यह कम से कम हमारे लिए एक एग्जाम्पल बना कि देखिए एकदम से एक्सटर्नल कोई स्टिमुली है वह भी किस प्रकार से जीन को एक्टिवेट कर सकता है। अब दूसरी बात है कि मान लीजिए ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं तो हार्मोन बनते हैं, उनको सेकेंड मैसेंजर कहते हैं, वह भी बनते हैं कहीं और एंडोक्राइन ग्लैंड में, और साइट ऑफ एक्शन है उनका कहीं और। विशेष तौर से स्टीरॉयड हार्मोन और पेप्टाइड हार्मोन दोनों एक्टिव होंगे मान लीजिए, तो स्टीरॉयड तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर चला जाएगा, फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से भी आगे निकलेगा और न्यूक्लियस के अंदर जाके डीएनए पे वो बाइंड करेगा। तो एक तो ये तरीका है कि और वो रेगुलेट करेगा जीन को। तो यह इंटरनल स्टिमुली सेकेंड मैसेंजर हार्मोन के रूप में जो आ रहे हैं वो हुए हैं, इसको सिग्नल ट्रांसडक्शन भी कहते हैं। तो चलिए ये एक बात हुई। यदि प्रोटीन आया तो मेम्ब्रेन सिस्टम पर रिसेप्टर होंगे, एडिनिलेट साइक्लेज नाम का एक एंजाइम होगा, बाहर में जो रिसीव करेगा वो मेम्ब्रेन के अंदर में ट्रांसमिट करेगा किसी फॉर्म में, और फिर वो रिएक्शन की कास्केडिंग होगी और जो प्रो एंजाइम होंगे वो एक्टिवेट हो जाएंगे इत्यादि। तो एक मैकेनिज्म यह है। तो इसमें हमने ये बताने का प्रयास किया कि देखिए एक्सटर्नल सिग्नल और इंटरनल सिग्नल दोनों वर्क कर रहे हैं। अच्छा, अब है कि जीन रेगुलेट यदि करना है तो ज़रा आप ये विचार करके देखिए कि जीन रेगुलेट में भी जीन के एक्शन के जो स्टेप होंगे उन जगहों पर भी उसे रोक के वही रिजल्ट पाया जा सकता है। जैसे जीन एक्टिवेटेड और ट्रांसक्रिप्शन ब्लॉक्ड, तो जीन एक्टिवेटेड हुआ, भाई जीन के एक्सप्रेशन आना है ना। जीन एक्टिव है मतलब क्या है, जीन का एक्सप्रेशन आना है, और उसका रास्ता है ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। तो इसको ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड पोस्ट ट्रांसलेशन ऐसे बांट दीजिए, तब आप क्या देखेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन के प्रक्रिया में भी यदि कहीं व्यवधान होता है या एक्टिवेट करने का काम हो रहा है तो वह भी एंड प्रोडक्ट के लिहाज से जीन को रेगुलेट कर रहा है माना जाए, और ट्रांसलेशन के स्तर पर भी और पोस्ट ट्रांसलेशन पर कुछ घटनाएं होती हैं वह भी इसके विस्तारित स्वरूप में इंक्लूड किया जा सकता है। अच्छा, अब जो है यदि जीन को अपने स्थान पर ही उसको संरचनात्मक रूप से देखें तो क्या हम जानते हैं कि जीन में हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन पर डीएनए रैप्ड अराउंड रहता है। हिस्टोन प्रोटीन उसका कोर बनाता है, H2A, H2B, H3, H4 और H1 इत्यादि यह कोर पार्टिकल हैं, बाईपार्टाइट रहते हैं, और एक नॉन हिस्टोन प्रोटीन है। तो अब देखिए यहाँ पर यह कहा गया है कि यह विचार करने की जरूरत है क्या हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी जीन विच इज ए सेगमेंट ऑफ डीएनए को रेगुलेट कर सकते हैं क्या। तो देखिए इवोल्यूशन में हिस्टोन प्रोटीन फेयरली कंजर्व्ड रहा है, जो 5 प्रकार का बताया गया वही होता है। across the individual, across the species, across the genera, ठीक है, माने इसमें विविधता नहीं है, ज़्यादा कम है, और वो इवोल्यूशन की प्रक्रिया में कंजर्व है। इसका मतलब यह होता है कि हिस्टोन प्रोटीन जीन को रेगुलेट जो करता है वह जनरलाइज्ड रेगुलेशन का काम करता है। पर अब जरा नॉन हिस्टोन पर आया जाए।
नॉन हिस्टोन प्रोटीन में डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है और विद इन दी ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल उसके डिफरेंट टिश्यू में भी नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो पाए जाते हैं उनमें फर्क होता है। तो नॉन हिस्टोन प्रोटीन स्पेसिफिकली माने स्पेसिफिक रेगुलेशन का कार्य करेगा। ठीक है, अब एक बार जीन की स्ट्रक्चर देखा जाए तो उसमें एक और क्रांतिकारी परिवर्तन जैकब एंड मोनार्ड ने लैक ओपेरान ला के दिया था। तो उन्होंने ये कहा था कि क्लस्टर ऑफ जीन इज ओपेरान और जीन वर्क्स जीन फंक्शंस as an integrated form. The cluster of gene works in an integrated form. और तब और आगे चल के यह समझ में आया कि जीन को भी जो ओपेरान है, गुच्छे हैं जीन के जो एकीकृत रूप में कार्य करते हैं, तो उनमें उनके दो भाग में उन्हें बांटे जा सकते हैं, एक रेगुलेटरी जीन और एक स्ट्रक्चरल जीन। तो स्ट्रक्चरल जीन तो ठीक है भाई, वो कोड देगा मैसेंजर आरएनए को कि इसी के हिसाब से प्रोटीन बनाओ। मैसेंजर आरएनए हरदम डीएनए से छोटा होता है। उसका कारण यह है कि सभी की कोडिंग नहीं होती है मैसेंजर आरएनए में। जो स्ट्रक्चरल जीन होता है वो मैसेंजर आरएनए में ट्रांसक्राइब होता है। तो जो जीन का स्ट्रक्चरल और रेगुलेटरी पार्ट में बांटा गया है, तो रेगुलेटरी पार्ट क्या करता है? तो रेगुलेटर, प्रोमोटर, ऑपरेटर, ये रेगुलेटरी जीन या तो अपने प्रोडक्ट बना के, जैसे रिप्रेसर प्रोटीन बना के, या प्रोमोटर के सीक्वेंस ऐसे जिस पर कि बाइंड होगा आरएनए पॉलीमरेज, या ऑपरेट वो रास्ता बीच का जिस पर कि रिप्रेसर प्रोटीन ज्वाइंट होके ब्लॉक कर देता है आरएनए पॉलीमरेज को। तो तात्पर्य यह है कि रेगुलेटर जीन के रूप में रेगुलेटर, प्रोमोटर, ऑपरेटर ये रहते हैं जो कि जीन की एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं। तो ये जेनिक लेवल पे आपने देखा। अच्छा, अब इस प्रकार से चलिए, मैंने इस प्रकार से हम लोगों ने यह विचार किया कि नाना प्रकार के विधि से ये जीन का रेगुलेशन हो सकता है, वह चाहे इन्वायरमेंटल स्टिमुली हो, चाहे इंटरनल स्टिमुली हो, चाहे हिस्टोन नॉन हिस्टोन प्रोटीन हो, और चाहे हार्मोन का जो तरीका मैं बताया था। और एक बात और है कि डीएनए पर नाना प्रकार के प्रोटीन बाइंड करने की क्षमता रखते हैं, और हम जानते हैं कि उन प्रोटीन को अलग अलग नाम से आप जानते हैं। कभी तो वह प्रोटीन एंजाइम के रूप में आरएनए पॉलीमरेज हो जाएगा, और कभी वह इनिशिएशन फैक्टर रहेगा, वह इलोंगेशन फैक्टर रहेगा, वह टर्मिनेशन फैक्टर भी रो फैक्टर होगा। तो ये सारे फैक्टर्स भी जगह जगह पर ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों जगह इस्तेमाल होंगे, और ये उसकी गतिविधि पर अपना योगदान देते हैं। तो ये प्रत्येक का भी उसमें रोल हम लोग मान सकते हैं एक विस्तारित रूप में। पर यहाँ जब हम अपने स्तर के सिलेबस में जब स्टे करना चाहेंगे, तो हमें यह ध्यान रखना है कि एक्चुअली ये रास्ता हमारा बढ़ेगा रेगुलेटरी जीन्स, प्रोमोटर, ऑपरेरान के द्वारा जो रेगुलेशन का कार्य होता है, और उसके बाद
कहीं इंड्यूसर लग रहा है, कहीं फीडबैक कंट्रोल हो रहा है, कोई रिप्रेसिबल सिस्टम है, कोई इंड्यूसिबल सिस्टम है, उन चीज़ों पर भी हम लोग एक विचार डाला जाएगा। तो यह एक जनरल टाइप का हम लोग देखने का यहाँ प्रयास कर रहे हैं, पर यह हमारे सिलेबस से एकदम टैली जब करेगा तो एक्चुअली ओपेरान वाली जो चीज़ है वो लैक ओपेरान, वो डिटेल में हम लोग जाएंगे एक क्लास में, तो वह अकेले है। चलिए अब थोड़ा जो इसमें लिखा गया उसके आधार पर देखा जाए। जीन रेगुलेशन एक्सरसाइज थ्रू मल्टी लेवल टेकिंग क्लू फ्रॉम इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर एंड इन्वायरमेंटल स्टिमुली। ठीक है, सम्मिलित किया गया। ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ए जीन बाई RNA पॉलीमरेज कैन बी रेगुलेटेड एज फॉलो। स्पेसिफिसिटी फैक्टर alter the specificity of RNA polymerase for a given promoter or set of promoters, making it more or less likely to bind to them. That is sigma factor used in prokaryotic transcription. चलिए अब हम लोग इसमें देखने की कोशिश करें। देखिए ये जीन ऑन DNA, ये प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बन रहा है, तो यह ट्रांसक्रिप्शनल कंट्रोल हो गया। अच्छा, अब प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट का प्रोसेसिंग हो रहा है, तो RNA के प्रोसेसिंग में कंट्रोल हो गया, और उसके बाद न्यूक्लियस से साइटोसोल में जाता है जहाँ पर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और राइबोसोम पर जीन एक्सप्रेशन का कार्य होगा, तो RNA ट्रांसक्रिप्ट कंट्रोल, और उसके बाद प्रोटीन का निर्माण होता है तो वहाँ पर ट्रांसलेशनल कंट्रोल। तो ये जो मैं पहले इसके बोल रहा था कि मल्टी लेवल पे यह भी कंट्रोल एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसे चित्र से दिखाने का प्रयास किया गया। रिप्रेसर बाइंड टू ऑपरेटर coding sequence of DNA strand that are close to or overlapping the promoter region, close to promoter region, promoter के बाद operator, impeding RNA polymerase progress along the strand। यह RNA polymerase आके वहाँ promoter पे बाइंड भी हो गया, सिग्मा फैक्टर अलग हट गया, वह डिस्टेबिलाइज हो गया और आगे जाना चाह रहा है, तो नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि वहाँ पर ऑपरेटर रीजन है जहाँ पर कि रिप्रेसर बाइंड किए हुए, तो वो रास्ता ब्लॉक है। इससे जीन का एक्सप्रेशन स्टॉप हो जाएगा। द इमेज ऑफ द राइट डिमोस्ट्रेट्स रेगुलेशन बाय ए रिप्रेसर इन द लैक ओपेरान। जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर पोजीशन RNA polymerase at the start of a protein coding sequence and then release the polymerase to transcribe the messenger RNA. Activator enhance the interaction between RNA polymerase and particular promoter जहाँ उसे बाइंड करना है। Encouraging the expression of the gene. Activators do this by increasing the attraction of RNA polymerase for the promoter through interaction with subunits of the RNA polymerase or indirectly by changing the structure of DNA itself। प्रोमोटर को ही वह चेंज करेगा। जैसे CRP प्रोटीन है या साइक्लिक AMP है, ये वहाँ पर आके प्रोमोटर से पहले बाइंड करेंगे और उसमें एफिनिटी टुवार्ड्स द RNA पॉलीमरेज प्रोमोटर में बढ़ा देंगे। Enhancer are sites on the DNA helix that are bound by activator in order to loop the DNA, bringing a specific promoter to the initiation complex. Enhancer are much more common in eukaryote than prokaryote, where only a few examples exist to date. Silencers are the regions of DNA sequence that when bound by particular transcription factor can silence the expression of the gene. Post-transcriptional regulation. After the DNA is transcribed
and mRNA is formed, the quantitative regulation is through modulating the capping, splicing, addition of poly A tail, the sequence-specific nuclear export rates, and in several contexts, sequestration of RNA transcript. These processes occur in eukaryote but not in prokaryote. ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे इतने मैकेनिज्म से जीन के एक्सप्रेशन को रोका जा सकता है, रेगुलेट किया जा सकता है. Regulation of translation. The translation of messenger RNA can also be controlled by a number of mechanisms, mostly at the level of initiation. Recruitment of small ribosomal subunit can indeed be modulated by messenger RNA secondary structure, antisense RNA binding or protein binding. In both prokaryote and eukaryotes, a large number of RNA binding protein exists, which often are directed to their target sequence by the secondary structure of the transcript, which may change depending upon certain conditions such as temperature or presence of ligand or aptamer. Some transcripts act as ribozymes and self-regulate their expression. अब देखिए, एक हार्मोन रिसेप्टर या इंटरनल स्टिमुली या सेकेंड मैसेंजर है और ये हार्मोन आ रहा है मेम्ब्रेन के उस पार, तो यहाँ रिसेप्टर मॉलिक्यूल ब्लू कलर वाला है. ये दोनों मिल के हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पोर के द्वारा अंदर जा रहे हैं. और उसके बाद देखिए ये बाइंड कर गया प्रोटीन से, यह प्रोटीन है, यह बाइंड कर गया डीएनए से और तब यहाँ पर वह एक्टिवेट किया जीन को या डीएनए को. अप रेगुलेशन एंड डाउन रेगुलेशन. For example, upregulation when a cell is deficient in some kind of receptor. In this case, more receptor protein is synthesized and transported to the membrane of the cell, and thus the sensitivity of cell is brought back to normal, re-establishing homeostasis. Down regulation occurs, for example, when a cell is overstimulated by a neurotransmitter, hormone or drug for a prolonged period of time, and the expression of receptor protein is decreased in order to protect the cell. अब देखिए, inducible versus repressible system. Gene regulation can be summarized by response of the respective system. Inducible system वह होगा and inducible system ठीक है. तो इंड्यूसिबल सिस्टम जब रहेगा तो इसका मतलब है कि वह प्रक्रिया होल्ड पर है या ऑफ है, वह प्रक्रिया ऑफ है. और जब उसमें कोई को इंड्यूसर या इंड्यूसर आएगा तब वह रिप्रेसर से बाइंड करके उसे वहाँ से हटा देगा, ऑपरेटर को क्लियर कर देगा, जिससे प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी. यह इंड्यूसिबल सिस्टम वैसे केस में होता है जहाँ पर कि सिस्टम ऑलरेडी ऑफ है. ऑफ कैसे है? तो ऑपरेटर पर रिप्रेसर बाइंड करा के है. तो जब वहाँ पर इंड्यूसर आएगा तब वह रिप्रेसर को से बाइंड करेगा और उसे इनएक्टिवेट कर देगा, तब वह ऑपरेटर से रिप्रेसर हट जाएगा, इनएक्टिवेटेड रिप्रेसर, और फिर रास्ता खुल जाएगा जिससे कि ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस आगे बढ़े और मैसेंजर आरएनए का निर्माण हो. तो
एक एग्जाम्पल यहाँ छोटा सा दें, डिटेल में तो हम लोग आएंगे ही, लैकोपेरान से ही है, वही इंड्यूसिबल सिस्टम है। लैक्टोज जो है वह एक इंड्यूसर है। होता क्या है कि बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, ट्रांसएसिटिलेज एंड अल्फा परमिएज बन के या टुकड़ों में टूटता है। बीटा ग्लैक्टोसाइडेज इंजाइम होता है जो कि लैक्टोज को का ब्रेकडाउन करता है और बैक्टीरिया अपना एनर्जी प्राप्त करता है। तो जब सिस्टम में लैक्टोज है नहीं, माने सबस्ट्रेट है नहीं, तो फिर उस एंजाइम की भी ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए ओवरऑल यह सिस्टम बंद रहता है। लेकिन जब बैक्टीरिया लैक्टोज पाता है तो लैक्टोज इंड्यूसर की तरह काम करता हुआ, जो सबस्ट्रेट भी है, विच हैपन्स टू सबस्ट्रेट एज वेल एज इंड्यूसर ऑफ द लैकोपेरान, विच इज एन इंड्यूसिबल सिस्टम। तो वह रिप्रेसर से बाइंड करके उसे इनएक्टिवेट करके हटाता है और तब फिर प्रक्रिया शुरू होती है। तब जब लैक्टोज सबस्ट्रेट आया है तो एंजाइम की भी ज़रूरत है। और देखिए कितना प्रिसाइजली इस चीज़ को सेल ने बना के रखा है प्रक्रिया को, कि बीटा ग्लैक्टोसाइडेज की सिंथेसिस वाला जो जीन है वह तब तक ऑफ है जब तक कि लैक्टोज वहाँ पर सबस्ट्रेट आ नहीं रहा है। और लैक्टोज जो है उसकी क्या खासियत है कि रिप्रेसर से उसकी सिमेट्री होती है, वह बाइंड करके और रिप्रेसर को इनएक्टिवेट कर देता है, जिससे मैसेज ट्रांसक्रिप्शन और फिर आगे एंजाइम बनने की क्रिया आगे बढ़ेगी। यह इंड्यूसिबल सिस्टम हुआ। याद रहे हम लोग सामान्य क्या क्या चीज़ इसमें आते हैं, जनरल कंसेप्ट अपना विकसित कर रहे हैं। रिप्रेसिबल सिस्टम, ए रिप्रेसिबल सिस्टम इज ऑन माने सिस्टम यहाँ ऑफ नहीं है पहले वाली की तरह। रिप्रेसिबल सिस्टम में सिस्टम तो ऑन है, एक्सेप्ट इन द प्रेजेंस ऑफ सम मॉलिक्यूल कॉल्ड को रिप्रेसर। That suppresses the gene expression. The molecule is said to repress expression. तो सिस्टम ऑन है, पर जब क्रो रिप्रेसर आएगा तो वो सिस्टम को स्टॉप कर देगा। अच्छा देखिए, एक ऐसा एग्जाम्पल आपके सामने अब है तीसरे पैराग्राफ में, जिसमें कि ए सिस्टम इज इंड्यूसिबल एंड रिप्रेसिबल बोथ, दोनों है। अब देखिए, GAL4/UAS system is an example of both an inducible and repressible system. GAL4 binds an upstream activation sequence to activate the transcription of GAL1, GAL7, GAL10 cassette. On the other hand, a MIG1 response to the presence of glucose can inhibit GAL4 and therefore stop the expression of GAL1, 7 and 10 cassette. तो इस प्रकार से इसमें दोनों मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया गया है और यह इंड्यूसिबल एंड रिप्रेसिबल बोथ सिस्टम है। Theoretical circuit, repressor, inducer and activation of sensor results in change of expression of a gene. Negative feedback. The gene control down regulates its own production directly or indirectly, which can result in keeping transcript level constant or proportional to a factor inhibition of runaway reaction when coupled with a positive feedback loop, creating an oscillator by taking advantage in the time delay of transcription and translation, given that the messenger RNA and protein half-life is shorter. Positive feedback, the gene product upregulates its own production directly or indirectly, which can result in signal amplification by stable switches when two genes inhibit each other and both have positive feedback, और तब एक पैटर्न जनरेशन। अब देखिए, mRNA या माइक्रो RNA is a small non-coding RNA molecule containing about 22 nucleotides
found in plants, animal and some viruses also, that functions in RNA silencing and post-transcriptional regulation of gene expression. miRNA function via base pairing with the complementary sequence within messenger RNA molecule. अब देखिए ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन का कंट्रोल है, ट्रांसक्रिप्शन हुआ, मैसेंजर आरएनए बन गया। अब mRNA जो है, ये जो mRNA बना, उस mRNA पे अपना कम्प्लीमेंट्री बेस के हिसाब से जाके बाइंड कर जाएगा, जिसकी वजह से वह mRNA होल्ड पर आ जाएगा, वह ट्रांसलेशन के लिए आगे नहीं बढ़ पाएगा। एज ए रिजल्ट दीज mRNA मालिक्यूल आर साइलेंस्ड बाय वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस। अब नीचे के 3 तरीका हैं, वो कैसे उसे साइलेंस करता है। क्लीवेज ऑफ द mRNA स्ट्रैंड इनटू 2 पीसेज, डीस्टेबलाइजेशन ऑफ mRNA थ्रू शॉर्टनिंग इट्स पॉली ए, और तीसरा है लेस एफिशिएंट ट्रांसलेशन ऑफ mRNA इनटू प्रोटीन बाय राइबोसोम। तो यह एक माइक्रो आरएनए के द्वारा पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पर मैसेंजर आरएनए पर बनने के बाद उस पर एक्टिव होता है के द्वारा कंट्रोल दिखाया गया। ये तो हम लोगों ने बात किया ही। अपरेगुलेशन ट्रिगर्ड बाय ए सिग्नल ओरिजिनेटिंग इंटरनल और एक्सटर्नल टू द सेल which results in increased expression of one or more gene and as a result of the protein encoded by those gene. Conversely, down regulation is process resulting in decreased gene and corresponding protein expression. Histone protein found associated with DNA. It is highly conserved in evolution and limited in number. ये 4 तरह का 5 तरह का जो दिया गया है यही होता है। It regulates gene in a generalized manner. However, non-histone are showing much wider diversity and varies in tissues and organ of even same individual. Thus, they are regulating gene more specifically. ठीक है दोस्तों, तो हम लोग 3 क्लास तक इस कार्य को किया जाएगा, जिसमें एक हम लोगों ने एक जनरल आइडिया दिया और मुख्य चीज़ है हम लोग का ओपेरान कंसेप्ट। तो आगे चल के उन टॉपिक्स पे आया जाएगा। धन्यवाद, आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना और ठीक है फिर, थैंक यू।